गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? इस वीडियो में सबसे बेस्ट हम लोग जो है हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो देखिए इस चैप्टर में अभी हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हमने क्या लिखा है? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कि मतलब यूरोप जो है, यूरोप क्या है? तो यूरोप एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। यूरोप क्या एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। जैसे एशिया एक कॉन्टिनेंट है, तो एशिया एक कॉन्टिनेंट है, तो एशिया में क्या है? इंडिया है, पाकिस्तान है, ये चाइना है, ये सभी क्या है? कंट्री है। तो एशिया एक कॉन्टिनेंट है। ठीक उसी तरह से यूरोप भी क्या है? एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और इसी कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्री है, जैसे फ्रांस है, हाईलैंड है, जैसे हमने लिखा है जर्मनी है, इटली है, ब्रिटेन है, ये सारे कंट्री हैं। ठीक है, और इन्हीं सभी कंट्रियों में क्या होता है कि यहाँ पर जो है मोनार्की जो गवर्नमेंट होता है, वो मोनार्की गवर्नमेंट वहाँ चलती है, अर्थात यहाँ पर डायनेस्टिक रूल चलता है। ठीक है, डायनेस्टिक रूल अर्थात कोई राजा का शासन चलता है। ठीक है, ये डायनेस्टिक अर्थात ये राजा का रूल चलता है। और ये डायनेस्टिक रूल हट कर यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक रूल्स आता है, डेमोक्रेटिक आता है, तो किसकी वजह से आता है? वो नेशनलिज्म के माध्यम से। अर्थात देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि यूरोप एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं। ठीक है, लेकिन उस समय ये देश नहीं रहते हैं। अभी जिस तरह से देश आपने ये नाम रख दिया है, पहले ऐसा कोई देश नहीं थे। ठीक है, जैसा कि आज हम लोगों ने नाम दिया है, तो उसमें क्या था? देखिए अब ये बात है कि एक यूरोप एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसमें बहुत सारे कंट्री हैं, तो बहुत सारे कंट्री तो इन लोगों में उस समय नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी। नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? फीलिंग फॉर हिज कंट्री, ठीक है, या लव फॉर हिज कंट्री। तो ये जो होता है, ये सभी में कोई फीलिंग नहीं थी। अब लोगों में किस तरह से वो फीलिंग आती है कि अगर इस देश में आती है, 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 सभी देश में, कि उसमें नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। और फीलिंग ऐसा आता है कि लोग क्या इस्टेब्लिश करते हैं? डेमोक्रेसी, अर्थात एक डेमोक्रेटिक कंट्री वहाँ इस्टेब्लिश होती है। और यही डेमोक्रेटिक कंट्री जो रूल्स और रेगुलेशन शुरू होता है और धीरे धीरे जो पूरे देश में शुरू हो जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी ही चलती है। तो यही हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, कि आखिर कैसे इन सभी देशों में जो है क्या क्या मतलब किस तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग आई, और आई लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग, तो फीलिंग आने के उपरांत क्या हुआ, क्या उसके सामने चैलेंजेज आए, और जहीं आया तो क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग आती है, उसी को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने क्या लिया, हमने लिखा है नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म इन यूरोप मतलब कि फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ब्रिटेन है, ये आज का नाम दिया हुआ है, पहले ऐसा नाम नहीं था। ठीक है, तो ये फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ब्रिटेन है। इन सभी देशों में किस तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग आती है, और नेशनलिज्म की फीलिंग आने पर, ठीक है, किस तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में फॉर्म होता है, ये सारी चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो कैसे होता है? तो देखिए इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट्स। नेशन स्टेट्स का मतलब, जैसे देखिए नेशन स्टेट, इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट्स। नेशन स्टेट्स का मतलब एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में बहुत सारे, मतलब कहा जाए तो इमरजेंस, बहुत सारे कंट्री उभरते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारी नई नई कंट्रियाँ आती हैं। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, उस समय हमने अभी कहा कि जिस तरह से आज हम लोग कहते हैं, उस समय ऐसा नहीं था। क्यों? देखिए जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, आप जानते हैं कि बिहार जैसे, तो उस समय क्या था आप जानते हैं बढ़िया से, मगध एम्पायर, आप जानते होंगे ये मगध साम्राज्य जानते थे। तो मगध साम्राज्य जो था, तो मगध साम्राज्य बहुत बड़े क्षेत्र में था, और उसमें छोटे छोटे क्या थे? बहुत सारे छोटे छोटे ये सभी लोग थे ना, तो ये बहुत सारे क्षेत्र थे। और आज जो है इन सभी को क्या हम लोगों ने नाम रखा है? बहुत बिहार, उत्तर प्रदेश, एमपी, ये सभी क्षेत्र हम लोग हो गए। तो ठीक उसी तरह से जो है, अब देखिएगा, ठीक उसी तरह से यूरोपियन कॉन्टिनेंट में भी आप चलिएगा, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, तो ये जो थे सभी लोगों का जो है, और कहा जाए एक न्यू स्टेट्स, एक सही स्टेट्स नहीं थे। ठीक है, एक नया कंट्री नहीं थे, वो सही ढंग से कंट्री का नाम नहीं था, अर्थात उनको आप कह सकते हैं जो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी उनकी। ठीक है, वो कलेक्टिव आइडेंटिटी उन लोग के पास नहीं थी। लेकिन देखिए वहाँ पर नेशनलिज्म आती है, और नेशनलिज्म जब आती है तो एक नए राष्ट्र के रूप में आते हैं वो सभी। उनका एक अलग नाम होता है, वहाँ पर एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होती है, वह एक अलग रिपब्लिक गवर्नमेंट होती है, मोनार्की वहाँ से हट जाती है, तो वो नए स्टेट्स होते हैं। देखिए हमने लिखा है रिप्लेसिंग मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। जो यूरोप के जो है ये मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स थे,
ये सभी को रिप्लेस करके एक अलग नया राष्ट्र उभर कर आता है और एक नया राष्ट्र जो है एक डेमोक्रेटिक के रूप में होता है, ठीक है, रिपब्लिक गवर्नमेंट होती है वहाँ पर। तो ये किस वजह से होता है? ये नेशनलिज्म। देखिए यही चीज़ें सीखनी है कि लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आई, उन्होंने डायनेस्टिक रूलर्स को हटाया और वहाँ पर रिपब्लिक गवर्नमेंट फॉर्म किया, ठीक है। और यही सारी चीज़ें हमको सीखनी है सबसे खास। और यह हमारी चैप्टर शुरुआत कैसे होती है? तो हमारी ये चैप्टर शुरुआत होती है एक पिक्चर के माध्यम से। देखिए पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक, ये सॉरी आप जो है अपना बुक्स खोलिए, बुक्स में आपको मिलेगा एक, देख सकते हैं कि उसमें फ्रेडरिक सॉरिव का एक फ़ोटो बनाया गया है। उस फोटो में आप देख सकते हैं कि एक साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक साइड में देखिएगा नीचे ठीक, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि राजाओं का जो सिंहासन है, राजाओं के जो ये मुकुट है, ये सारी चीज़ें एक साइड में टूटे फूटे पड़े हुए हैं। तो दूसरी साइड में देखिएगा कि आप देखिएगा कि एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है और सभी लोग, बहुत से लोग जो है लाइन लगाकर क्या करते हैं कि अपना झंडा लेकर सभी लोग दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? तो इसका मतलब एक तरफ जो है पिक्चर में ये दिखाया जा रहा है, अब पिक्चर का तो नाम है ही द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, कि अर्थात वह स्टैचू ऑफ लिबर्टी से फ्रेडरिक सॉरिव ने यह दिखाया है कि यह दुनिया चारों तरफ की दुनिया किधर की दौड़ रही है, कि यह दुनिया उस समय किधर की ओर दौड़ रही थी, एक रिपब्लिक गवर्नमेंट की ओर दौड़ रही थी। और जो भी मोनार्की वाले अर्थात जो भी राजा थे, उन सभी के सिंहासन और मुकुट क्या हुए, गिरे पड़े हुए हैं, ठीक है। राजा ये कौन, फ्रेडरिक सॉरिव ने अपनी पेंटिंग के माध्यम से सिखाया है कि देखिए कि उस समय क्या होता है कि उस समय जो ही किसी एक देश में रिपब्लिक गवर्नमेंट होती है तो सभी लोग रिपब्लिक गवर्नमेंट की अर्थात एक डेमोक्रेटिक कंट्री की ओर जो है बनाने के लिए होड़ लगा देते हैं, सभी लोग अपना झंडा लेकर दौड़ जाते हैं, ठीक है। उन्होंने पिक्चर में वो सिखाया। अब यहाँ से हम जो है अब सीखेंगे किस तरह से जो है कि यूरोप के अर्थात यह यूरोप कॉन्टिनेंट के किस देश से पहले शुरुआत होती है, कि किस देश में सबसे पहले वह नेशनलिज्म की फीलिंग आती है, जिसका देखकर जो है और भी दूसरे देशों में वह फीलिंग आ जाती है और सभी लोग जो है रिपब्लिक गवर्नमेंट की चाहत रखने शुरू कर देते हैं। तो पहले किससे शुरुआत होती है? फ्रांस से, अर्थात यह फ्रांस से, जैसा कि 9th क्लास में आपने सीखा है, फ्रेंच रिवोल्यूशन से। तो अब नेक्स्ट हम सीखेंगे फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो आइए नेक्स्ट, अब देखिए हमने क्या बताया अभी, जैसे हमने अभी बताया कि जैसे यूरोप में जो है किस तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग आती है, पहले किससे शुरुआत होता है। तो जैसा कि आप 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़े हैं, तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़े होंगे, तो लोगों में पहले वहीं पर फीलिंग आई, लोगों ने वहाँ से मोनार्की सिस्टम हटाया चूँकि उनको ज़्यादा अनसेटिस्फेक्शन हो गई थी, तो उन लोगों के अंदर वो फीलिंग आई। और जब उन लोगों ने मोनार्की हटाया तो हुआ सवाल तो ये खड़ा होता है कि जब यहाँ से हम लोग को ये गवर्नमेंट पसंद नहीं, ये मोनार्की नहीं पसंद है, तो कोई ना कोई तो चाहिए ना रूल करने वाला, कोई ना कोई चाहिए। तो उन लोग के अंदर वो फीलिंग आई। उसके बाद उन लोगों ने किस तरह की अब गवर्नमेंट होनी चाहिए और किस तरह की शासन व्यवस्था होनी चाहिए, अब उन लोग के दिमाग में आ गई थी, ठीक है। तो देखिए ये पहले शुरुआत होती है, आइए शुरुआत करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखिएगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ही जो है एक पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट है, किस चीज़ का, नेशनलिज्म का, कि यूरोप में जो है अगर देखा जाए कि यूरोप में जो है बहुत सारे कंट्री, ऐसा नहीं कि कोई एक कंट्री है, बहुत सारी कंट्रियाँ हैं। तो ये यूरोप में बहुत सारी कंट्रियाँ हैं, तो एक सबसे बड़ा ये जो एक कंट्री जो फ्रांस है, तो फ्रांस में जो फीलिंग आती है लोगों में, मतलब मोनार्की गवर्नमेंट अर्थात जो राजा का रूल रहता है, तो राजा के रूल से ये फ्रांस वालों को असंतुष्टि होती है, तो इनको पसंद नहीं रहता है। इन लोगों ने जो विद्रोह खड़ा कर दिया। अब आप सोचिए कि पहले इनसे पहले किसी में विद्रोह खड़ा करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन सभी लोगों ने विद्रोह खड़ा कर दिया। क्यों? चूँकि अंदर किसी न किसी तरह की कोई फीलिंग आई, उनके अंदर कुछ ना कुछ बातें आई, जिसकी वजह से इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। इसी को कहा जाता है नेशनलिज्म। अब ये विद्रोह कर दिया तो वहाँ की जो मोनार्की गवर्नमेंट है वो हट गई, तो हटने के उपरांत कोई ना कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो कोई ना कोई शासन करने वाला होना चाहिए। तो उन लोगों ने जो सिस्टम बनाए, वो जो लगाया, वही सारी जो है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक गवर्नमेंट होगी। और क्या उन लोगों ने सिस्टम शुरू किया, लोगों के मन में और भी नेशनलिज्म जगे, लोगों के अंदर वो राष्ट्र के प्रति फीलिंग रहे, ठीक है, देश के प्रति जो है अपना प्यार रहे। उसके लिए उन लोगों ने क्या किया, एक किस तरह से मतलब अब रूल चलेगा, किस तरह का शासन व्यवस्था चलेगा, उन लोगों ने क्या सिस्टम लगाए। सब शुरुआत कहाँ से होती है? तो फ्रांस से शुरू होती है, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है कि अगर देखा जाए तो क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, अगर देखा जाए फ्रांस का, तो फ्रांस रिवोल्यूशन ही जो है
पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट है राष्ट्रवाद के, मतलब नेशनलिज्म के फीलिंग आने का, ठीक है। और देखिए इसमें देखिएगा, ये राष्ट्र जब बन जाता है, अब एक फ्रांस एक अलग से एक देश बन गया, अब यह एक देश का नाम दे दिया गया। इससे पहले इसको देश नहीं कहा जा सकता था, इसको आप कह सकते थे कि हाँ यह एक जो है किंगडम है, आप इसे क्या कहिएगा, एक किंगडम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर राजा का रूल चलता था, ठीक है। अब एक फ्रांस बन गया, अब किंगडम में कोई मतलब कि आप कह दीजिएगा कि जिस तरह से पूरी तरह से जोग्राफिकल स्ट्रक्चर सही हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब एक राष्ट्र बन गया फ्रांस। अब देखिए एक राष्ट्र बन गया, अब सभी लोगों ने विद्रोह कर दिया और बना के कि मेरा फ्रांस मेरा फ्रांस मेरा फ्रांस, तो अब सभी लोगों ने एक राष्ट्र का नाम दे दिया। अब यह एक नेशन बन गया। नेशन बनने के बाद सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, कि अब जो नेशन बन गया, तो नेशन बनने के बाद लोगों में कोई ना कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी होनी चाहिए। और क्या क्या होनी चाहिए, उन सभी का स्टेप्स देखिए यहाँ पर लिया गया और वैसा ही बनाया गया। अब क्या थे वो देखिए, उसमें सबसे पहले यहाँ पर द आइडिया ऑफ ला पैतरिया एंड ला सिटियोन, ला पैतरिया और ला सिटियोन का सिस्टम अपनाया गया। ला पैतरिया और सिटियोन का सिस्टम क्यों अपनाया गया? ये फ्रांस में जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे, इन सभी लोगों ने ला पैतरिया और सिटियोन का सिस्टम इसलिए अपनाया ताकि सभी लोगों में वह नेशनलिज्म फीलिंग और भी स्ट्रॉन्ग हो। क्यों स्ट्रॉन्ग हो, आप थोड़ा सा ये समझिए क्यों स्ट्रॉन्ग हो। जैसे आज हम लोग हैं, हमारा देश भारत है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, भारत माता की जय। तो हम भारत माता बोलते हैं तो हमारे अंदर एक अलग इमोशन वाली फीलिंग आ जाती है कि हमारी कंट्री अपनी मातृभूमि है। सेम टू सेम वैसे ही जो है वहाँ फ्रांस में भी ला पैतरिया और ला सिटियोन का सिस्टम बनाया गया। बस उस फ्रांस को फादरलैंड बनाने की कोशिश की गई। जैसे आज हम मदरलैंड कहते हैं, ये फादरलैंड उन्होंने बनाया ताकि लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग स्ट्रॉन्ग रहे। और भी क्या हुआ कि वहाँ पर उन लोगों ने जो अपनी न्यू फ्रेंच फ्लैग, अब एक नया अपना झंडा बनाया। क्यों न्यू फ्रेंच फ्लैग बनाया? इसलिए फ्रेंच फ्लैग बनाया गया कि सभी लोग एक झंडे, सबकी एक पहचान रहेगी, सभी लोग इस देश का एक पहचान रहेगा यह फ्लैग, ठीक है। उनका भी फ्लैग जो है ट्री कलर है, ठीक है, आप बुक्स में लिखा हुआ है, देख भी सकते हैं। तो उनका फ्लैग भी जो है यहाँ पर ट्री कलर था, तो उन लोगों ने एक फ्लैग बनाया। क्यों? सभी लोग एक फ्लैग के लिए लड़ेंगे, सभी लोगों में यूनिटी बनी रहेगी, ठीक है, यूनिटी बनी रहेगी। आज भी आप कहीं रिवोल्यूशनरीज या फिर कहीं भी आज देखते हैं रोड पर कोई आंदोलन भी करता है तो एक झंडा लेकर चलता है। क्यों? ताकि लोग जो है सभी लोग उस झंडे की अपनी एक पहचान लेकर चलेंगे। तो उस तरह से इन लोगों ने भी अपनी यूनिटी और नेशनलिज्म स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, इन लोगों ने अपना एक झंडा बनाया। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, इन लोगों ने एक नेशनल असेंबली भी बनाई। क्यों? क्योंकि अब देखिए अगर फ्रांस है, अब समझिएगा, अगर फ्रांस है तो फ्रांस के जो है जितने भी छोटे छोटे, जैसे मान लिया हमारी कंट्री है तो कंट्री में 29 स्टेट्स हैं, उसी तरह से जो है 29, अभी तो 28 हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फ्रांस में जो है ये छोटे छोटे जो है और भी जो थे, इन सभी से जो एक्टिव लोग थे वो सभी लोग यहाँ पर नेशनल असेंबली में आएंगे और नेशनल असेंबली से ही सारी चीज़ें संचालित होगी और सभी लोग को ये लगेगा कि हम अलग नहीं हैं, हम सभी एक हैं। चूँकि हमारा सब कोई सुन रहा है, हमारे क्षेत्र से भी एक आदमी असेंबली में जा रहे हैं, सभी लोग को एक होने का प्रमाण मिलेगा। इस वजह से फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली बनाई गई ताकि किसी को अनसेटिस्फेक्शन न हो। इसके बाद क्या अपनाया गया? तो नेक्स्ट अपनाया गया न्यू हिम्स और वर कंपोज एंड वर्ड्स वर टेकन। देखिए न्यू हिम्स और कंपोज, लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आ सके, लोग मोनार्की को से पूरी तरह से अनसेटिस्फाइड हो जाए, लोग पूरी तरह से रिपब्लिक गवर्नमेंट पसंद करें और सभी लोग एक होकर बने रहें, इसके लिए हिम्स और कंपोज्ड। हिम्स का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए हमारे भारत में लोगों में मतलब कि नेशनलिज्म की फीलिंग अपनाने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे गाना आते हैं ना, देशभक्ति गाना, पेट्रोटिज्म वाले सॉन्ग आते हैं। तो पेट्रोटिज्म वाले सॉन्ग जो है, तो उसी तरह से ये भी पेट्रोटिज्म, इसका अर्थ होता है मंत्र, लेकिन यहाँ पर मंत्र नहीं, यहाँ पर यह होगा कि बहुत अच्छे अच्छे गाने गीत ये सारे लिखे गए ताकि लोगों की मनोबल और भी बढ़ सके। और वॉट्स वर टेकन, बहुत से लोगों ने शपथ भी लिए, कसम भी लिया, ठीक है, इस तरह से हुआ। नेक्स्ट क्या हुआ कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज सेटअप। अब देखिए यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड का मतलब आप समझ सकते हैं कि सेंट्रलाइज्ड का मतलब कि एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब यही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से क्या होगा, सभी लोग जुड़ेंगे, सभी लोग जुड़ जाएंगे ताकि ये सभी को लगेगा कि हम कहीं भिन्न भिन्न नहीं हैं। क्यों? क्योंकि देखिए मोनार्की होता था तो मोनार्की में राजा अगर शासन है तो वहाँ पर किसी न किसी अपने व्यक्ति को उस क्षेत्रों में भेज देता था, जिन क्षेत्रों में वो अपना मनमानी ढंग से काम करते थे। लेकिन यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया
ताकि सभी लोग कानून के समक्ष बराबर रहें, सब यहीं से संचालित होगा, ये सिस्टम लगाया गया। नेक्स्ट, इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यूज वर रिमूव। देखिए इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज, इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज का मतलब, देखिए इंटरनल का मतलब लोगों पर जो इंटरनल जो टैक्सेस लगते थे, जो ज़्यादा टैक्स लगता था, जो ज़्यादा टैक्स लगता था, ठीक है, जो ज़्यादा इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज जो थी ये सभी हटाए गए, और ड्यूज जो लोगों पर बहुत सारे ड्यूज भी था इंटरेस्ट का, वो सारी चीज़ें रिमूव कर दी गई, ताकि लोगों को में हो कि अब हम लोग का एक नया देश बन गया। अब देखिए यूनिफॉर्म सिस्टम, भला कि देखिए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स। अब देखिए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, जो वेट और मेजर्स माप तौल का जो सिस्टम था उसको भी यूनिफॉर्म किया गया, उसको भी एक सही ढंग से किया गया। क्यों? क्योंकि किन्हीं क्षेत्रों में किसी चीज़ का वेट कुछ और होता था तो किसी क्षेत्र में वेट कुछ और होता था, किसी क्षेत्र में मेजरमेंट अलग तो किसी क्षेत्रों में मेजरमेंट अलग, जिससे अभिन्नता पाई जाती थी, जिसकी वजह से लोग बड़ा अनसेटिस्फाइड रहते थे। इसलिए यहाँ पर जब जो है रिपब्लिक गवर्नमेंट होती है तो रिपब्लिक गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पर वेट और मेजरमेंट्स का जो सिस्टम बहुत अच्छा सेटअप करती है। इसके बाद रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच प्रोमोटेड। देखिए रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड, इसका मतलब फ्रांस में और जो दूसरी भाषाएं बोली जाने वाली थी उन सभी भाषाओं को डिस्करेज्ड कर दिया गया है। अब दूसरी भाषा नहीं बोलनी है। सबसे ज़्यादा किसको इंपॉर्टेंस दे दी गई? फ्रेंच भाषा को, फ्रेंच प्रोमोटेड, फ्रेंच को प्रोमोटेड किया गया। क्यों? ताकि लोगों के अंदर ये फीलिंग जगे कि यस हम लोग फ्रांसीसी, हम लोग फ्रांसीसी, हम लोग में यूनिटी की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये सारी चीज़ें आप जो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, फ्रांसीसी क्रांति होती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में। फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद यहाँ पर लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाती है, वो मोनार्की को हटा देते हैं। आप तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि फ्रेंच में रेवोल्यूशन क्यों हुआ, क्यों हुआ रेवोल्यूशन? क्यों? चूंकि लोगों के अंदर अब वो फीलिंग आ गई थी कि अब हम मोनार्की पसंद नहीं है, हमें ये डिस्क्रिमिनेशन वाली गवर्नमेंट पसंद नहीं है। ठीक है, ये पूरी क्लियर हो गई थी और लोगों में वह जो है रिवोल्यूशन की भावना आती है, सभी लोग जो है क्या करते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं। और रिवोल्ट करने के बाद वो क्या पसंद करते हैं? रिपब्लिक गवर्नमेंट। और रिपब्लिक गवर्नमेंट के लिए वो क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या सिस्टम लगाए, ठीक है, और ये क्या क्या सिस्टम लगाए, कौन कौन से स्टेप लिए, ये सारी चीज़ें क्या थी कि ये फ्रांस से दूसरे देशों में भी क्या हो रहा था, रन हो रहा था। दूसरे देशों में भी ये बात जा रही थी कि वाकई में फ्रांस में क्या हो रही है, फ्रांस में नया झंडा बना है, नया फ्रांस में जो एक असेंबली बनी है, फ्रांस में मोनार्की हट गया, वहाँ पर लोगों की है। तो ये बातें जो अगर देखिएगा ये फ्रांस से आप कह सकते हैं कि यह बात फ्रांस से कहा जा रहा था। तो यूरोप के और भी दूसरे देश हुआ, जैसे मान लीजिए हॉलैंड हुआ, हॉलैंड में भी यह बात गया, बेल्जियम में भी यह बात गया। देखिए दूसरे क्षेत्रों में भी बात जा रही थी, ऐसा नहीं कि नहीं बात रन कर रहा था। बेल्जियम में भी यह बात गया, स्विट्जरलैंड में भी यह बात गया, ये सभी क्षेत्रों में जो ये मैटर रन कर रहा था। ठीक है, हाँ, अब आप ये कह सकते हैं कि यह बात कैसे जा रहा था। तो ये सारी जो ये कॉन्सेप्ट, अब वहाँ पर देखिए हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इन सभी क्षेत्रों में भी क्या था, एक डायनेस्टिक एम्पायर था। डायनेस्टिक एम्पायर के ये क्षेत्र थे, ये सब उसके सब क्या थे, मोनार्की वाले थे। तो फ्रांस में जिस तरह से ये कॉन्सेप्ट आया उस तरह से हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में भी ये भी बात चला गया था। ठीक है, और ये चला जा रहा था और इसमें सबसे ज़्यादा मदद कौन कर रहा था, तो ये फ्रेंच आर्मीज कर रही थी। ठीक है, फ्रेंच आर्मीज इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रही थी। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पर अब ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट चलने लगता है, लेकिन फ्रांस में ये भी ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, ये भी ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। क्यों? चूँकि आप बढ़िया से समझ सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा दिन क्यों नहीं टिकता है। अब यहाँ पर फ्रेंच आर्मीज इसको लेकर जाएगी, क्यों नहीं टिकता है? चूँकि देखिए फ्रांस में क्या था, पहले इस तरह से आप समझ सकते हैं फ्रांस में क्या था। तो फ्रांस में पहले क्या था, फ्रांस में पहले मोनार्की गवर्नमेंट थी, मोनार्की गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बाद फ्रांस में अब फिर किसकी शासन हुई, तो फ्रांस में फिर डेमोक्रेसी लाया गया। डेमोक्रेसी लाने के बाद फिर फ्रांस में क्या आता है, डेमोक्रेसी के बाद फिर जो है यहाँ पर जैकोबिन क्लब आता है। जैकोबिन क्लब आने के बाद डायरेक्टरी गवर्नमेंट चलती है यहाँ पर, और इसी डायरेक्टरी गवर्नमेंट के बाद देखिए यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट, जो नेपोलियन बोनापार्ट था, तो नेपोलियन बोनापार्ट क्या था, वहाँ पर एक जो मिलिट्री जनरल जो कहा जाता है, मिलिट्री जनरल का ये ऑफिसर रहता है नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, वहाँ से वो डायरेक्टरी गवर्नमेंट, देखिए डायरेक्टरी गवर्नमेंट का जो प्रेसिडेंट होता है
उसको हटाकर नेपोलियन वहाँ पर बैठ जाता है। ठीक है, अब नेपोलियन बैठ गया। अब नेपोलियन बैठ गया तो टोटल सिस्टम अपने हाथ में ले लिया। जिस तरह से राजा टोटल सिस्टम है, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, एनीथिंग, कुछ भी हो, चाहे लेजिस्लेटिव मैटर हो, सारे सिस्टम जिस तरह से राजा पूरा लेकर बैठ जाते थे, उसी तरह से अब नेपोलियन यहाँ बैठ जाता है और बैठकर फ्रांस को अपने हाथ में ले लेता है। अब देख सकते हैं 1789 में या 1789 में यहाँ पर क्या रिवोल्यूशन हुआ। रिवोल्यूशन होने के बाद डेमोक्रेसी सिस्टम लाया गया। फिर यहाँ पर देख सकते हैं जैकोबिन, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं जैकोबिन क्लब आया, फिर डायरेक्टरी सिस्टम आई, और डायरेक्टरी सिस्टम के बाद फिर नेपोलियन बैठ गया। अब नेपोलियन बैठ जाता है अब फ्रांस में। अब फ्रांस में जब नेपोलियन बैठ जाता है तो नेपोलियन ने क्या किया फ्रांस में, अब इसको हम सीखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट सीखते हैं।